नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डीपीएसपी क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल डीपीएसपी का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका प्रावधान किया गया है। दरअसल डीपीएसपी का मकसद क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। दरअसल डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो एक भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। एक भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करना है। भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो जब भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो फिर इसके लिए कुछ प्रावधान किए होंगे, इसके लिए कुछ स्कीमें आएंगी, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया जाएगा। भारत को यदि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे, कुछ नीतियाँ बनाई जाएंगी। अब नीतियाँ किस आधार पर बनाई जाएंगी, तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करता है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करता है। तो बातें समझ में आ रही है कि आखिरकार डीपीएसपी का मकसद क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है। यदि इसके सिद्धांतों की बात करें तो दरअसल जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। वो सिद्धांत कौन कौन है? 3 विचारों पर आधारित हैं। जैसे एक समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा बौद्धिक सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों पर आधारित हमारा डीपीएसपी है। हमने बताया कि ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका प्रावधान किया गया है। अब भारत को यदि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो इसके लिए कुछ प्रावधान तो करने होंगे। क्या करने होंगे? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसको हम समझेंगे, फिर आपको बातें क्लियर होती जाएगी और आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो अनुच्छेद 36 क्या बात करता है? अनुच्छेद 36 दरअसल ये बात करता है कि यदि भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है तो उसके लिए कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेगी, कुछ स्कीमें लानी पड़ेगी। तो 36 में दरअसल स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, राज्य की व्याख्या की गई है कि राज्य कौन कौन है। यदि आप एक बात ये सोचिए, यदि राज्य का डेफिनेशन नहीं दिया होता तो नीतियाँ कौन बनाता? ये जो प्रावधान डीपीएसपी में किए गए हैं, इसको संचालित कौन करता, इसको लागू कौन करता? इसलिए पहले ही अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 में राज्य का जो है व्याख्या किया गया है, स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है कि राज्य कौन है, राज्य में कौन कौन संस्थाएं आएंगी। जैसे राज्य में हुआ हमारा कानून बनाने वाली विधायिका हुई, एग्जीक्यूटिव हुए, और फिर ये क्षेत्रीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायतें हुई। इन्हीं सारे लोगों का डिफिनेशन क्या कौन देता है? अनुच्छेद 36। इन्हीं सारे लोगों का व्याख्या करता है अनुच्छेद 36। अब एक बात समझ में आपको आ गई कि अनुच्छेद 36 में राज्य की व्याख्या की गई है, लेकिन जब हमने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, जब आपको मूल अधिकारों को हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जब अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमने आपको पढ़ाया, तो उसमें हमने अनुच्छेद 12 में भी बताया था कि फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 12 में हमने बताया था कि इसमें राज्य का डिफिनेशन दिया गया है, स्टेट का डिफिनेशन दिया गया है। तो राज्य की व्याख्या जब की गई थी तो हमने उसमें भी बताया था कि इसमें स्टेट में ये चीज़ें आएंगी। स्टेट में विधायिका आएगी, कार्यपालिका आएगी, नगर पालिका आएंगी और क्षेत्रीय ग्राम पंचायतें आएंगी। ये जितने भी शासन से संबंधित जितने भी संस्था हैं वो सब स्टेट के डिफिनेशन में आएंगी, स्टेट में आएंगी, और यही बातें हमारा डीपीएसपी अनुच्छेद 36 में बताता है। तो यदि कभी ऐसा कोई मैटर आ गया, ऐसी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सर स्टेट की व्याख्या कहाँ की गई है? डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 में, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में, 12th में की गई है। तो फिर इस समय आंसर कैसे मिलेगा? यदि दोनों ऑप्शन, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट का डिफिनेशन किस आर्टिकल्स में दिया गया है, राज्य की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो यदि अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 दोनों ही आपके पास ऑप्शन हो, तो आप ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे? ऐसे में देखिए, दरअसल जब हम 36 देख रहे हैं, 36 में स्टेट की जो व्याख्या की गई है, स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, तो उसमें ये बातें भी दी गई है कि अनुच्छेद 12 में जो व्याख्या राज्य की गई है, जो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है,
वही बातें अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी में दी गई है। इसलिए हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 36 में जो राज्य की जो व्याख्या की है हमने, वो बातें कहाँ से लाया गया है? मौलिक अधिकारों से लाया गया है, अनुच्छेद 12 से लाया गया है। इसलिए अनुच्छेद 12 को प्राथमिकता पहले देनी है आपको। यदि दोनों आर्टिकल्स आपको एक ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अनुच्छेद 12 टिक करेंगे, क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए अनुच्छेद 12 आपका आंसर होगा। तो राज्य का लिमिटेशन अनुच्छेद 36 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 में क्या बातें करी गई है? अनुच्छेद 37 में यह बातें की गई है कि ये जो हमारा डीपीएसपी है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो अनुच्छेद 37 में हमें इसका जो है अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 क्या बात करता है कि ये न्यायालय में योग्य वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और हमारा फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 हमको ये पावर देता है कि हम फंडामेंटल राइट का यदि हमारा कोई हनन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेशन करता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जाके इसको लागू करा सकते हैं, इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर यही है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, यदि उसका कोई वायोलेशन करता है, यदि उसका कोई हनन करता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन ये पावर हमें डीपीएसपी नहीं देता है। यदि ये लागू नहीं भी किया जाता है, तो हम इसको इन्फोर्स कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर आप ये सोचो कि यदि इसको लागू नहीं किया जाता है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि ये वाद योग तो नहीं है, तो क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी? तो फिर हम क्या करेंगे? दरअसल दोस्तों, हमारा जो डीपीएसपी है, वो एक संविधान का एक फंडामेंटल पार्ट है, संविधान का एक मूलभूत हिस्सा है। जब संविधान का एक फंडामेंटल पार्ट है, एक मूलभूत हिस्सा है, तो फिर सरकार का यह कर्तव्य होगा कि ये इसको लागू करे, इसको लागू करे। यदि सरकार कोई नीतियां बना रही है, तो एक बार डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाएगी वो, ये सरकार का कर्तव्य है। डीपीएसपी क्या करता है? जो ये सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, इसको खत्म किया जा सके। जो समाज में ऊंच नीच, जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, इसको खत्म किया जा सके। हमारा फंडामेंटल राइट में भी इसका प्रावधान किया गया समानता के अधिकार में। तो फिर यदि इसको खत्म ना किया जा सके, मान लो अभी डीपीएसपी हमारा कहता है कि जो आर्थिक असमानता है, इसको कम किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो फिर ऐसे में यदि सामाजिक असमानता खत्म नहीं हुई, या गरीबी नहीं मिटाई जा सकी, या फिर ये आर्थिक असमानता है, अमीरी गरीबी का जो स्तर है उसको नहीं खत्म किया जा सके, तो आप कोर्ट तो नहीं जा सकते ना। यदि हमारा फंडामेंटल राइट होता है तो आप कोर्ट जाते हैं कि सर इसमें तो अमीरी गरीबी का स्तर कम करने की बात कही, तो आपने कम तो किया नहीं। इसलिए क्योंकि ये वाद योग नहीं है, इसलिए इसको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ये डीपीएसपी है, हमारा फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल राइट का यदि कोई वायलेशन करता है, तो उसको हम अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकते थे। तो अनुच्छेद 37 में क्या बात करी गई है? 37 में क्या बातें करी गई है कि ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, लेकिन ये संविधान का एक मूलभूत हिस्सा है। इसलिए सरकार को यह कर्तव्य होता है, सरकार का यह कर्तव्य है कि यह इसको लागू करे। तो अब सरकार यदि लागू करे, तो अब अनुच्छेद 38 क्या बात करता है? अनुच्छेद 38 ये बातें करता है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। लोक कल्याण की वृद्धि करेगा, तो कैसे करेगा? इसके लिए कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो सामाजिक में असमानता है, राजनीतिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, तो अनुच्छेद 38 ये बातें करता है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे। लोक कल्याण की वृद्धि करने का आपका दायित्व है। लेकिन उसमें एक बात और कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कौन करता है? अनुच्छेद 38 में इसका भी उल्लेख किया गया है। तो हम इसको पहले लिख देते हैं, फिर एक एक चीज आपको समझाते चलेंगे और फिर लिखते चलेंगे, नहीं तो चीजें आपको समझ में कम आएगी।
भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कौन करता है? डीपीएसपी। अनुच्छेद अनुच्छेद 36 क्या बात करता है? राज्य की व्याख्या करता है। राज्य की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 37 क्या बात करता है? यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसको न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या बात करता है? लोक कल्याण की वृद्धि करना। जब लोक कल्याण की वृद्धि करना तो फिर उसमें एक बात और कही गई है कि जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात अनुच्छेद 38 में की गई है। पहले लोक कल्याण की वृद्धि करना। लोक कल्याण की वृद्धि, फिर लोक कल्याण की वृद्धि के बाद इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 क्या बात करता है? अनुच्छेद 39 में दरअसल ये बातें की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ए में ये बात की गई है, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 38 ए में क्या बात अनुच्छेद 38 ए में क्या बात की गई है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो अब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जब की गई है तो अनुच्छेद 39 ए में क्या बात की? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आर्थिक समानता की आर्थिक न्याय हुआ कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और फिर राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 39 बी। अनुच्छेद 39 बी क्या बात करता है? सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व एवं नियंत्रण का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि आम स्तर पर सभी को समानता, इस स्तर पर इसको वितरित किया जाए, इसमें असमानता न देखी जाए, आम व्यक्तियों तक इसका जो है सरलता से इसको जो है पहुंचाया जा सके। जो सार्वजनिक पैसा है, सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व, सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व एवं नियंत्रण का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि आम व्यक्तियों तक इसका जो है, आम क्षेत्र तक इसका जो है पहुंच सरलता से हो सके, सरलता से इसको पहुंचाया जा सके और ये इसमें समानता दिखाई दे। जब अनुच्छेद ये बात करता है आर्थिक बातें, अनुच्छेद 39 से कि सार्वजनिक पैसों की सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व नियंत्रण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 39 बी। सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण, इसका वितरण की बात की गई है अनुच्छेद 39 बी में। अब अनुच्छेद 39 सी भी क्या बात करता है? अनुच्छेद 39 सी में क्या बात है कि जो धन है, जो पैसा है, इसका जो वितरण किया जाएगा तो इसमें समानता देखी जाएगी, धन का समान वितरण। देखिए आर्थिक न्याय की बात करता है अनुच्छेद 39 क्या बात करता है? आर्थिक न्याय की बात करता है। जब आर्थिक न्याय की बात अनुच्छेद 38 में आ गई तो अनुच्छेद 39 क्या बात का? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर काम करने वाले दो व्यक्तियों को वेतन अलग अलग दिया जाए, एक ही ग्रेड पे है, उनका वेतन अलग अलग हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई स्त्री हो या पुरुष हो, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही काम कर रहे हैं दोनों, तो जब एक ही काम के लिए समान काम है तो उनको वेतन अलग नहीं दिया जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि महिलाओं की जो क्षमता होती है पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए ये क्षमता कम है इसलिए इनको सैलरी कम दी जाए, इनको वेतन कम दिया जाए, या इनके ये ताकतवर कम होती हैं, पुरुष की अपेक्षा ताकतवर महिलाएं कम होती हैं इसलिए पुरुषों को वेतन ज़्यादा दिया जाए और महिलाओं को कम दिया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी हमारा क्या कहता है? आर्थिक न्याय की बात करता है। जब आर्थिक न्याय की बात करता है
तो फिर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 39A करता है। जब अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है तो अनुच्छेद 39B सार्वजनिक पैसों का वितरण का स्वामित्व की बात करता है। और फिर अनुच्छेद 39C धन का समान वितरण। यदि सरकार ऐसी कोई धन या ऐसी कोई मतलब योजना जिसके थ्रू गरीबों को अन्य वर्गों को आर्थिक सहायता की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में समानता देखी जाएगी, समान रूप से उसको वितरित किया जाएगा, भले ही वो कोई चीज़ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी, जैसे मान लो कोरोना काल में जनधन योजना में खुलने वाले खाते में 500 रुपये प्रति व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई थी, तब इसमें समानता देखी जाएगी। इसका वितरण समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी जो देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए तो यदि आप आर्थिक सहायता दे रहे हो, धन बांट रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी गरीब वर्ग है या उसमें कोई जात, लिंग, धर्म आदि को आप ना देखते हुए सभी को समानता देखेंगे, सभी को समान रूप से देखेंगे। ऐसा नहीं है किसी को 500 रुपये दिए, किसी को 5000 रुपये दे दिए। तो जो धन का वितरण होगा वो समानता के आधार पर होगा। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39C ये बात करता है। अब अनुच्छेद 40 में क्या बात की गई है? 40 महत्वपूर्ण भाग है, 40 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्यों करेगा? यदि ग्राम पंचायतों का गठन होता है तो फिर जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है वो सही तरीके से चलाया जा सके। जैसे बहुत बड़ा प्रदेश जब यदि प्रदेश बड़ा है तो सरकारें मूलभूत चीज़ों पर ध्यान कम दे पाएगी। मान लो अगर ग्राम पंचायतें ना होती, इसमें गांधीवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 40 क्या बात करे? ग्राम पंचायतों, गांधी जी का सपना बहुत पहले से था ग्राम पंचायतों का गठन करना। पहले ग्राम पंचायतों में मुखिया हो करते थे तो उनका शासन वहाँ चलता था। वो भी कोई क्राइम होता था या कोई आपराधिक छोटा छोटा मामला जो होता था उन्हीं के पास लेके जाया जाता था, तो वो डिसीजन देते थे। तो दरअसल जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसमें इस पर चर्चा हुई थी। ग्राम पंचायतों की स्थापना का, जो पंचायती राज का जो है, इसको लाया गया था, मतलब इसकी स्थापना करने के लिए बात चली थी, ग्राम पंचायतों की स्थापना करने की। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने तर्क दिया कि नहीं, आज तक जितने भी शोषण होते हुए आए हैं आज़ादी से पहले, वो इन्हीं सारे लोगों के द्वारा शोषण होता था, गरीबों पर अत्याचार होता था, क्योंकि डिसीजन यही लेते थे, न्याय यही करते थे। तो जब छोटे स्तर पर इतने शक्तिशाली लोग बैठे रहेंगे तो फिर न्याय मनमानी करेंगे, क्योंकि जिसके पास मन चाहे शक्तियाँ होती हैं, जिसके पास मन चाहे शक्तियाँ होती है वो अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम भी कर सकता है। पावर अच्छी चीज़ है लेकिन पावर गलत भी है, क्योंकि यदि अधिक पावर आदमी को मिल जाएगा तो क्राइम करेगा ही, निश्चित है। सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मन चाहे शक्तियाँ, मन चाहे यदि शक्तियाँ मिल जाएगी आपको तो अपनी मनमानी करने लगेंगे। उस समय लोकतंत्र नहीं था, इसलिए जिसके पास शक्तियाँ थी वो मनचाही शक्तियों का प्रयोग करता था। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं है। उस समय तो इसको नहीं लागू किया गया, बाद में इसको डीपीएसपी में इसका प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। फिर धीरे धीरे इसकी स्थापना की गई, ग्राम पंचायतों का गठन की स्थापना की गई। तो अनुच्छेद 40 क्या बात करता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 की बात करता है। ये राज्य या मतलब राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन किए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, एक बात ध्यान देना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि यदि 20 लाख से कम जनसंख्या वाला कोई राज्य है, जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, उसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं स्थापित की जाएगी। 20 लाख से कम जनसंख्या वालों में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 40 ये बात करता है।
अनुच्छेद 41 क्या बात करता है? काम, शिक्षा और लोक सहायता। अनुच्छेद 41 क्या बात करता है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का सभी नागरिकों का अधिकार होगा। पाने सहायता सभी का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 ये बात करता है, इसी में सरकार गरीबों के लिए, गरीबियों की सहायता के लिए योजनाएं लाएगी, जैसे पेंशन योजना हो गया, गरीबों को पेंशन योजना, या अन्य ऐसी योजनाएं लाएगी कि जिससे कि गरीबों का उत्थान हो सके। सरकार गरीबों के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 41 के तहत पेंशन आदि योजनाएं लाएगा जिससे कि गरीबी स्तर को कम किया जा सके। गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें पेंशन योजना या अन्य इसी प्रकार से योजनाएं लाएगी जिससे कि गरीबों का उत्थान हो सके। अब अनुच्छेद 42 क्या बात करता है? अनुच्छेद 42 क्या बात करता है कि काम का काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या बात करता है? अनुच्छेद 42 ये बात करता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, काम का ये बातें की गई है, जैसे अनुच्छेद 42 कहता है काम के न्याय संगत, काम के मामले में न्याय के लिए कुछ उपबंध किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम 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 के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को, मानव के लिए उचित जो सुविधाएं हैं उस दिशा में आपको काम करना है। और जैसे उसमें तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का मतलब क्या है? इसके लिए कुछ उपबंध करना चाहिए, प्रसूति सहायता का उपबंध करना चाहिए। इसमें गर्भवती महिलाओं को कुछ अलग इसको सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार क्या करते भविष्य मान लो कभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब या फिर ऐसे किसी संस्था में काम करने वाली महिलाएं जिसको डिलीवरी की शिकायत, डिलीवरी का ऐसा कोई मैटर हो, उसको मेंटली रिलीफ की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में उनके लिए कुछ उपबंध करना चाहिए सरकार को। राज्य को ऐसे उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिसके लिए उनके स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी उनका उपाय किया जा सके। जैसे स्कूलों में आदि में ऐसी स्थिति में महिलाओं को छुट्टी का प्रावधान किया गया है, महीने 2 महीने का जो भी हो, हर स्टेट में अलग अलग छुट्टी का प्रावधान किया गया है। तो राज्य ऐसी स्थिति में इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया करेगा। अनुच्छेद 42 ये बात करता है। अनुच्छेद 43 में क्या क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 43 क्या बात करता है? अनुच्छेद 43 ये बात करता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, मतलब जिस हिसाब से व्यक्ति काम करता है तो उसी हिसाब से उसको मजदूरी का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। और कुटीर उद्योगों के बढ़ाव के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। दरअसल ये गांधीवादी विचारधारा है। गांधी जी छोटे छोटे उद्योगों को बहुत महत्व देते थे, उनमें उनकी रुचि ज़्यादा थी कि ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग वाले हैं या फिर अन्य ऐसे उद्योग हैं जो छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं, इनको बढ़ाने का उनका विचार था। तो एक गांधीवादी विचारधारा को इसमें लिया गया है, गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 43 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें क्या बात की गई? कामगारों को निर्वाचन मजदूरी का व्यवस्था की जाए, काम के हिसाब से उनको वेतन दिया जाए और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 43 में। कामगारों को निर्वाचन मजदूरी
मजदूरी, ये बात की गई। फिर ए में क्या बात की गई, 43 ए में क्या बात की गई है कि जब यदि मजदूरी दिया जाए और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, इसी में है कुटीर उद्योगों को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, इसको बढ़ाया जाए। यदि इसको बढ़ावा जाए तो फिर जो श्रमिक है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाए। इसका प्रावधान 43 ए में किया गया है। यदि कुटीर उद्योगों को हम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, राज्य सरकार दे रही है, तो फिर श्रमिकों की उसमें भागीदारी भी सुनिश्चित करने का व्यवस्था की जाए, उसको भी सुनिश्चित किया जाए। अनुच्छेद 43 में ये बात की गई, तो अनुच्छेद 43 ए में भी ये बातें की गई है कि श्रमिकों को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि जो उद्योग धंधे हैं उनको आप बढ़ाते चले जाओ और मजदूरों पर कोई ध्यान ही ना दे। जिस हिसाब से उद्योग बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से उनका जो है वेतन भी बढ़ाया जाएगा, उनकी भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 43 ए बात करता है। अब 44 क्या बात करता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 44 क्या बात करता है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये यदि कहीं समानता की बात यदि आए, सभी नागरिकों की बात आए, सभी के लिए बात आए, तो समझ जाना ये बौद्धिक सिद्धांत है। यदि गरीबी या फिर छोटे छोटे कुटीर उद्योग या समाज ऐसे कोई ये बात आए, तो आप समझ लेना उसमें गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी सिद्धांत उसमें लागू है। और यदि सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात आए तो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी सिद्धांत है। तो अनुच्छेद 44 क्या बात करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाएगा। समान नागरिक संहिता की बात कौन करता है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आज तक पूरे भारत में ऐसा नहीं हो पाया, भारत में लागू नहीं हो पाया। समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाया है, केवल और केवल एक राज्य है भारत में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। गोवा ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। भारत में केवल एकमात्र राज्य है गोवा जहां पे समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, गोवा। गोवा में इसको लागू किया गया है, एकमात्र राज्य केवल है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू किया गया है, तो केवल और केवल एकमात्र राज्य है, वो है गोवा। अच्छा, समान नागरिक संहिता जरूरी क्यों है, क्योंकि ये सभी नागरिकों को एक समानता की बात करता है। जैसे मान लो यदि हम आर्टिकल्स को लड़ाने की बात करें तो हमारा एक राइट टू रिलीजियस की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो करता है, हमें एक फंडामेंटल राइट मिला है जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो उसमें अनुच्छेद 25 में क्या की गई है, अनुच्छेद 25 ये बात करता है कि भाई हम तो धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, हम इसका आत्मसात करते हैं धर्म को, जिस धर्म को चाहे माने उसका प्रैक्टिस करें, उसका प्रचार प्रसार करें, उसको आत्मसात करें। तो यदि धर्म का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो फिर ऐसे में मान लो दीपावली हो गया, आप पटाखे फोड़ रहे हो, तो एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट में सोने का भी अधिकार है और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, शुद्ध हवा लेने का अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है। तो फिर यदि पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो ऐसे में वायु प्रदूषण तो हो रहा है ना, तो कहाँ शुद्ध हवा पा रहा है, उसका तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का। आप तो अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर रहे हो, राइट टू रिलीजियस की बात कर रहे हो, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ऐसे में पटाखे फोड़ रहे हो। लेकिन अगले व्यक्ति का राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार है, स्वच्छ हवा पाने का अधिकार है, तो उसका तो वायलेशन हो रहा है। लेकिन ये तो अलग अलग टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, समानता की। तो राइट टू रिलीजियस में ये बातें की गई है कि सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से कार्य करने की अधिकार है। जैसे मुसलमान धर्म में क्या हुआ, इस्लाम में क्या हुआ
कि वहाँ पे लड़कियों की जो विवाह करने की जो आयु होती है वो 14 साल के बाद योग्य हो जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बातें की गई है कि 14 साल के बाद ये लड़कियां विवाह योग्य हो जाती हैं। हमारा कानून क्या कहता है कि विवाह करने के लिए 18 वर्ष आयु पूरी करना लड़कियों के लिए जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट और हमारा संविधान का कानून कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं ना। एक तरफ हम सामान्य नागरिक संहिता की लाने की बात कर रहे हैं, तो यदि सामान्य नागरिक संहिता हम लागू करेंगे पूरे देश में तो कहीं ना कहीं उसके राइट टू रिलीजियस का तो हनन हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे जब तक फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जाएगा, राइट टू रिलीजियस धार्मिक धर्म की जो है प्रैक्टिस करना, उसको जो है अभ्यास करना, तो यदि उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसमें विवाह का जो हिंदू पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो विवाह का जो नियम है तो उसी हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। तो उनके उनको क्या है 14 साल के बाद विवाह करने योग्य हो जाती हैं, लेकिन हमारा कानून कहता है कि नहीं 18 साल होना चाहिए। तो ऐसे में यदि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यदि उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ नया प्रावधान नहीं किया जाएगा तो फिर सामान्य नागरिक संहिता लागू कैसे की जाएगी, सभी के लिए इक्वल कैसे होगा। ये खैर टॉपिक बड़ा पेचीदा है, इसको छोड़िए। फिर आप बातें समझ में आ रही है आपको ना, तो ठीक है। अब ये हो गया। अब 44-45 क्या बात करता है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 पे चलते हैं हम। अनुच्छेद 45 क्या बात करता है, अनुच्छेद 45 ये बात करता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष पूरी करने तक, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बच्चों को जो 14 साल तक की आयु के हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसकी व्यवस्था डीपीएसपी में की गई है। पहले तो केवल ये डीपीएसपी हुआ करता था। पहले शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा पाने का जो अधिकार था वो डीपीएसपी हुआ करता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुआ करता था। अब ये एक फंडामेंटल राइट बन गया। 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया, मूल अधिकारों में इसको शामिल कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले क्या, पहले हमारा एक डीपीएसपी हुआ करता था जिससे हमें ये सारी चीजें डीपीएसपी में दी गई है। तो शिक्षा का अधिकार, 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो क्या पहले इससे काम नहीं चल पा रहा था क्या, जो इसको फंडामेंटल राइट बनाना पड़ा। दरअसल दोस्तों हमने बताया कि जो हमारा डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार नीतियां बनाएगी उसको ध्यान में रखेगी, लेकिन वो बाध्य नहीं है, वो बंधनकारी नहीं है। ये सरकार को प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मौलिक अधिकार हो है, वो सरकार को रोकती है, उसके पावर को रोकती है कि आप अपने दायरे में रहिए, आप हमारे फंडामेंटल राइट तक नहीं आ सकते, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो हमारा अधिकार है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो सरकार के अधिकार पर कहीं ना कहीं वो प्रतिबंध लगाता है, हमारा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। लेकिन डीपीएसपी ऐसी कोई डीपीएसपी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता है। ये वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार चाहे तो इसको ध्यान में रखकर नीतियां बनाएगी, लेकिन यदि उसको लगता है कि नहीं इसको नहीं लागू करेंगे तो वो बाध्य नहीं है। वो चाहे तो इन सभी चीज़ों को लागू कर सकती है और चाहे तो नहीं भी कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएस में भी यह बात की गई है। अनुच्छेद 45 में क्या बात की गई है, 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो अब अनुच्छेद 45 में 46 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 46 क्या बात करता है, अनुच्छेद 46 क्या बात करता है, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए सरकार कार्य करेगी और उनको सामाजिक सहायता देगी जिसमें उनका सामाजिक शोषण ना हो। सामाजिक शोषण होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। अनुच्छेद 46 ये बात करती है। SC/ST को शिक्षा, आर्थिक सहायता, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 47 क्या बात करता है, अनुच्छेद 47 ये बात करता है, अनुच्छेद 47 सरकार को यह निर्देश देता है कि पोषण पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य की सहायता के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए और लोक सहायता में मदद करने के लिए सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार का कर्तव्य होगा कि यहाँ पे जो नागरिक हैं उनका जो जीवन स्तर है वो एक अच्छी तरह से मतलब ऊंचा हो,
उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसको ठीक किया जा सके, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 47 ये बात करता है। इसमें और क्या बातें हैं? इसमें ये बातें और भी की गई है, जैसे मान लो जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी खतरनाक नशीली दवाएं बनती हैं, या मदिरा हुआ, या ड्रग्स, या अन्य इसी के संबंधित जितने भी ये प्रोडक्ट या जो उत्पाद भारत में होती हैं, इस पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कर्तव्य होगा। मान लो भारत में ऐसी कोई नशीली दवाई बनाई जा रही है जिससे कि मानव के लिए हानि हो रही, मानव को नुकसान हो रहा है, ड्रग्स हुआ, इस सब चीज़ों को प्रतिबंध लगाने का सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में इन्हीं बातों की जिक्र की गई है। क्या बात की गई है? जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके और प्रतिबंध स्वास्थ्य इस चीज़ों का उल्लेख कौन करता है? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 में क्या बात की गई है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन में क्या है? पहला पॉइंट, पशुपालन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो इसमें एक प्रावधान और किया गया है, जिससे गाय हुआ, बछड़े हुए, या अन्य दुधारू जो पशु हैं उनके बलि पर रोक लगाने का प्रतिबंध करता है। इसमें ये एक बात और क्या की गई है, जो गाय हुए या बछड़े हैं या दुधारू पशु हुए, इनके बलि पर रोक के लिए प्रतिबंध करता है, इनको रोक लगाने की बात करता है, और इनकी नस्लों में सुधार के लिए प्रोत्साहन देगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि जो दुधारू पशु हैं, गाय बछड़े, इनके बलि पर रोक लगाए और इनकी नस्लों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन दे। बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक। दूसरा है क्या? जो कृषि पशुपालन है, जो कृषि और पशुपालन है, इनको आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से चलाने के लिए इसका प्रोत्साहित किया जाए, इसको एक नई दिशा में लेके जाया जाए, और इसको इसमें प्रयास किया जाए कृषि और पशुपालन को कि आधुनिकीकरण के आधुनिकी तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जाए। इसके लिए सरकार प्रोत्साहन देगी, इसके लिए राज्य प्रोत्साहित करेगा, इसके लिए स्कीमें लाएगा और इनको बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। आधुनिक तरीके से इसको प्रोत्साहित करेगा। अब अनुच्छेद 49 क्या बात करता है? बताते हैं क्या बात करता है। अनुच्छेद 49 क्या बात करता है? अनुच्छेद, देखिए दरअसल हम अनुच्छेद 48 में एक बात और भूल गई, एक बात और, पर्यावरण का संरक्षण, और वन्य जीवों का जो है रक्षा, पर्यावरण को बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना, और वन्य जीवों का जो है सुरक्षा करना, इसको भी इसी में शामिल किया गया है। अब अनुच्छेद 49 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 49 क्या बात करता है? अनुच्छेद 49 ये बात करता है, जो देश की महत्वपूर्ण स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, और सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करने का सभी का कर्तव्य होगा। मतलब कि ये हुआ कि देश में जितने भी सार्वजनिक स्थल हुए, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इस प्रकार के ताजमहल, जो भी देश के सार्वजनिक स्थल हैं, और जो सार्वजनिक जो वस्तुएं हुई, जैसे जैसे हमारे देश में रेलवे हुआ, या अन्य जो सरकारी संपत्तियां हुई, इनका सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
जैसे कभी-कभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि कुछ दिन पहले अभी आया कि कुछ स्टूडेंट जो है आक्रोश में आकर के ट्रेनें फूँक दी, बसें जला दी। तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति है इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ही लोग इसको जला देंगे, इसको क्रोध में आकर के इसको नष्ट करेंगे तो इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो सरकारी जो मोहर होती है, जो सरकारी जो स्टाम्प होते हैं, वो भी हमारे ही पैसों के होते हैं। इसीलिए सरकार के किसी भी वस्तु को यदि आप क्षति पहुँचाते हो, तो खुद को भी पहुँचाते हो और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप क्षति पहुँचाते हो, प्रत्येक व्यक्ति को क्षति पहुँचाते हो। क्योंकि इस देश में जितनी भी वस्तुएँ सरकारी हैं, वो सब आम व्यक्तियों के पैसे द्वारा उसको खरीदा गया है, टैक्स द्वारा खरीदा गया है। इसलिए जो सरकारी संपत्ति है, उसको जलाना ये मना है, उसके संरक्षण करना, उसको सुरक्षा करना सभी का दायित्व होगा। अनुच्छेद 49 में ये बात कही गई। सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक संपत्ति को या सार्वजनिक वस्तुओं को सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। सुरक्षा करना, ये अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद 50 क्या बात करता है? अनुच्छेद 50 में यह बातें कही गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग-अलग काम करेंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। 50 में क्या बात की गई है? कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग-अलग काम करेंगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। इससे क्या मतलब होता है? इससे ये मतलब होता है यदि कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका यदि तीनों एक होकर के काम करेंगी तो फिर लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? जैसे मान लो विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानून का पुनरावलोकन करना, उसका समीक्षा करना कि क्या ये जो विधायिका कानून बनाई है, क्या ये संविधान के दायरे में है या नहीं है। तो यदि ये तीनों एक हो जाएंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में सरकार कोई भी नीतियां बना सकती है, आम व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकता है। क्योंकि न्यायपालिका तो एक काम कर रही है ना, सट के काम कर रही है ना, ये तो अलग अलग कहाँ है। इसलिए डीपीएस पे हमारा क्या कहता है अनुच्छेद 50 कि इनको अलग अलग तरह के काम करना होगा और इन पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जितनी इनमें दूरियां बढ़ेंगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जितनी ही दूरी रहेंगी, उतने ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के जो 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। एक अनऑफिशियल जो मीडिया है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 जो है ऑफिशियल पिलर हैं लोकतंत्र के। तो इसमें क्या बात की गई है 50 में? ये बात की गई है। अच्छा 51 में क्या बात की गई है? 51 में ये बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति को बनाए रखना सभी का कर्तव्य होगा। इसको अनुच्छेद 51 बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करना होगा। तो ये था हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक समझ गए हैं। ये 51 लिख दे रहे हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करना होगा। कार्य करना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और पसंद आएगा तो मित्रों को अपने शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।